दोस्तों नमस्कार। जारी है हमारे तीखे सवाल अखिल भारतीय राजीव विचार विकास मंच की ओर से। दोस्तों आज हमारे साथ है जयश्री वानखड़े मैडम, अमरावती शहर की कांग्रेस महिला अध्यक्ष और पिछले 15 वर्षों से उनका यहाँ कार्य शुरू है और बहुत ही जुझार और कर्तव्यनिष्ठ महिला अध्यक्ष के रूप में उन्हें जाना जाता है अमरावती शहर। मैडम आपका स्वागत। जयश्री मैडम, आप 15 वर्षों से राजनीति में और शुरू से मेरे ख्याल से आप कांग्रेस की सदस्य हैं और आज इतनी मेहनत करते हुए आप अमरावती शहर महिला अध्यक्ष हैं। तो इस 15 वर्षों में अमरावती के बारे में आपके क्या विचार हैं? जब अमरावती की शुरुआत पहले कांग्रेस की सत्ता थी, जैसे प्रतिभाताई पाटिल राष्ट्रपति थे और राव साहब शेखावत आमदार थे, उस समय बहुत से काम अमरावती शहर में हुए। उसके पहले सुनील भाऊ देशमुख भी थे, उन्हें तो विकास पुरुष कहा जाता था कि जो उड़ान पुल वगैरह जो है उनके समय ही जो अच्छे अच्छे काम है उनके समय हुए। उसके बाद राव साहब शेखावत आमदार हुए, वो समय भी बहुत बड़ा निधि अपने को मिला। मुस्लिम एरिया में सबसे ज्यादा काम राव साहब शेखावत ने उस समय किए, क्योंकि हर भूमि पूजन में हम उनके साथ रहते थे। जैसे लाल किले का देखा, पानी का टाकी, रोड, बैंक, मुस्लिम एरिया में बैंक ही नहीं थी, ये राव साहब शेखावत में पहली बार वो एरिया में बैंक दी। वो बहुत बड़े काम जो है वो राव साहब शेखावत ने राष्ट्रपति होने के नाते प्रतिभाताई पाटिल ने अपने को बहुत निधि दी, वो हिसाब से अच्छे काम अमरावती शहर में। जी। मैडम, दरअसल राव साहब शेखावत का विषय निकला है और जाहिर है कि अमरावती शहर में या जिले में कहीं शेखावत परिवार का बहुत नाम था। देवी सिंह शेखावत जी से लेकर प्रतिभाताई को खैर राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन पहले अमरावती शहर के पहले महापौर देवी सिंह शेखावत। राव साहब की हार के बाद शेखावत परिवार अमरावती शहर में कहीं भी परिदृश्य में दिखने लगा। इसका कारण क्या है? कारण तो कुछ बता नहीं सकते। हर समय क्या लगता, अभी देखो यानी क्या है, जब तक किसी की सत्ता रहती है, सत्ता के साथ में सब रहते हैं। जी हाँ। उनका पद जाने के बाद किसी की मानसिकता नहीं रहती कि चलो अभी सब बातें हो गई। प्रतिभाताई राष्ट्रपति थे, राव साहब का यानी वो आमदार थे, उस समय सब एक्टिव रहते हैं, ग्रुप भी एक्टिव रहता है, काम भी अच्छे से चलता है। और क्या लगता है, उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी हर जगह संस्थाएं हैं, काम भी बढ़ गया है, वो भी अकेले हैं सब जगह। कहाँ राजनीति में ये करेंगे, वो हिसाब से उन्होंने फिर राजनीति के बाहर हो चले। जी। मैडम, एक अमरावती लोकसभा चुनाव अभी 2024 का 26 तारीख को वोटिंग है। यहाँ 4 उम्मीदवार हैं, नवनीत जी राणा, दिनेश जी गुरु, अनुराजी अम्बेडकर और बलवंत वानखड़े, कांग्रेस की ओर से। तो आपको क्या लगता है इन चारों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस पोजीशन पर आप अगर सीधे सिलवार अगर बताना चाहेंगे, पहले नंबर पर कौन? पहले नंबर पे तो मुझे तो ये 100% गारंटी है कि बलवंत भाऊ वानखड़े रहेंगे, क्योंकि देखते हुए वो उम्मीदवारी का देखो, हर किसी के नाम पे उनका दिखेगा ही आपको। हर छोटा बच्चा भी जानता है कि हम पंजे को वोटिंग करेंगे, बलवंत भाऊ क्या है वो छोटा बच्चा भी जानता है, क्योंकि ग्रामीण में से छोटे पद से वो ऊपर आए हुए हैं, इसलिए उनका नाम है। डायरेक्ट कोई भी ये जगह आ जाए कि भाई हम काम, सोशल वर्क तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन आप देखेंगे बलवंत भाऊ के सरपंच से, जिला परिषद से, एपीएमसी से, हर जगह से वो हर पद का राजीनामा देके आगे चल रहे हैं। तो वो क्या है, उनका वर्क है, वर्क की वजह से वो आगे है। जी। मैडम, एक आप महिला है और महिला शहर अध्यक्ष भी है और बलवंत भाऊ के सामने जो है अगेंस्ट में एक सशक्त महिला जिसे कहेंगे नवनीत जी राणा, जो निवर्तमान सांसद भी है। तो बलवंत भाऊ और नवनीत राणा जी के बीच में जो टक्कर होने वाली है, तो बलवंत भाऊ महिला शक्ति से लड़ रहे हैं या फिर किसी पार्टी के विशेषज्ञ कैंडिडेट से लड़ रहे हैं? महिला शक्ति तो नहीं। एक बात बताओ, क्या उस समय हम भी थे कि जो नवनीत राणा को चुन के दिया हमने, हम भी महिला शक्ति उस समय उनके साथ थे, हमारी यशोमती ताई भी उनके साथ थी उस समय, हमने भी बहुत सारी शक्ति, उनके महिला शक्ति हमने उनको बड़ा किया। लेकिन समय कैसा आ गया कि उन्होंने किसी को ये नहीं किया कि जो कांग्रेसी लोग थे, जो विचारधारा को उन्होंने छोड़ के
वो बीजेपी में चले गए। और ऐसे हर किसी को लगता है कि अपन जो तन मन धन से जो कार्य करता है उनको पूछना चाहिए, कि करना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया। इसके वजह से क्या है, वो कांग्रेसी लोग भी नाराज हो गए और जिन्होंने काम किया है तो और वो क्या पक्ष छोड़ के ही चली गई, तो फिर सवाल ही नहीं आता। विषय सही। मैडम, एक कल ही शरद पवार जी और उद्धव जी ठाकरे आए, साथ में मुकुल जी वास्तविक भी आए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सेंट्रल के राजकारण में राहुल गांधी या गांधी परिवार उनकी ओर से उद्धव ठाकरे को झुकता माप दिया गया है महाविकास आघाड़ी में? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब आप देखो, उद्धव जी का इतना बड़ा अपमान हो गया। जी। वो बहुत अच्छे घराने से, बाबा साहब ठाकरे का घराना बोलो तो आज उनके इससे, मुंबई बोलो तो पूरा ठाकरे घराने के नाम एक था। अलग ही है उनका नेतृत्व। ऐसे नहीं है कि कहीं भी आए कोई भी हनुमान चालीसा पढ़े और चले जाए। इतना बड़ा नेता होने के बाद इतना बड़ा मातोश्री, मुझे मातोश्री जो है वो एक पवित्र ये माना जाता है हिंदू समाज में। और वहाँ जाके आप एक महिला, इतने बड़े मुख्यमंत्री का, इतने बड़े घराने का आप अपमान करें, एक सुसंस्कृत लेडी जो है वो ऐसा कभी नहीं कर पाती। जयश्री जी, एक और महिला शक्ति पर ही आता हूँ। धन शक्ति, जनशक्ति, करीबन करोड़ों की अमरावती लोकसभा से चर्चित है पूरे महाराष्ट्र में। इवन देश में भी अगर आप देखें तो बहुत चर्चित। नवनीत जी राणा, बीजेपी को बहुत पैसा है। लेकिन दूसरी ओर एक और कैंडिडेट है अमरावती में, आनंदराजी आम्बेडकर के, जो बाबा साहेब आम्बेडकर के पौत्र हैं और उनका वारस या रक्त जिसे कहते हैं, कौन कहते हैं, वो भी चुनाव मैदान में। तो आनंदराज जी के विषय में आप क्या सोच सकते हैं? मतलब उन्होंने यहाँ अमरावती से लड़ने में जो विचार किया वो सही है या गलत है? वो पूरा गलत है। एक मैं उनके बारे में बोलेंगे, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ है, आपका यहाँ पे काम बताओ। जो बलवंत भाऊ ने किया है राजनीति में, कहाँ से आए हुए हैं, आपका बताओ। कोई आंदोलन किया गया उन्होंने? नहीं। शेतकरी आंदोलन किया क्या? कोई पेट्रोल के बारे में, घर टैक्स के बारे में कुछ किया क्या? आप राजनीति में यहाँ डायरेक्ट कैसे लड़ रहे हो? ये जो है ना आजकल की ये जो जनता है, जो नए लोग जो है, जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने ये बात कहनी चाहिए कि आप डायरेक्ट आपके इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते आप जो कर रहे हो, पहले आप समाज में कि समाज के लिए क्या किया ये पहले ये करो, बाद में आप दावेदारी। नहीं, लेकिन मैडम कैसा है, अम्बेडकरी समाज में एक भावना है ना, मैं जो भावना है वो अम्बेडकर विषय मैं मानती हूँ, लेकिन भावना बताती हूँ कि जो है पहले थी बहुत अम्बेडकरी समाज की। आज के बारे में, आज के दिन देखो कि माहौल देख के आप उनके पास जाओ, वही आपको जवाब देंगी कि अम्बेडकर समाज के लिए लोग बोलते थे कि नहीं, हम अम्बेडकर घराने से लोग जुड़े थे, जो ब्लड रिलेशन रहते हैं वो हिसाब से लोग जुड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने खुद का नाम खराब कर दिया। क्यों? कि जैसे देखो 5 साल पहले क्या हुआ था, वो अपने साथ थे, बीजेपी के साथ चले गए, हमारे साथ सत्ता में बैठे, 4 सीट के लिए तैयार हो गए। बाद में उनको आज 7 सीट चाहिए थे, उसके लिए उन्होंने युति छोड़ी, युति तोड़ दी। उसके बाद जहाँ सपोर्ट देना चाहिए थे वहाँ सपोर्ट नहीं दिया, जहाँ ये करना चाहिए, इसके लिए लोग जनता नाराज है। क्योंकि अब भी दलित कैंडिडेट को, जो हमारा दलित कैंडिडेट है बलवंत भाऊ वानखड़े, ये कांग्रेस के लिए पहली बार उम्मीदवारी कांग्रेस ने अपने दलित समाज के लिए दी है। तो जनता चाहती है कि वो चुन के आए इनके लिए। अभी उन्होंने क्या अपने साथ 5 साल गद्दारी, 5 साल पहले गद्दारी जो की है उन्होंने, इसके लिए अभी हम उनको माफ नहीं करेंगे। क्योंकि अभी भी देखो, अभी भी उन्होंने वापस ली थी उम्मीदवारी, स्टैंड हो गए, कोई जरूरत नहीं। देखेंगे आप उस दिन की सभा देख के लोग सब समझ गए कि अभी क्या होने वाला है। पहले पैर रखने को जगह नहीं थी, लेकिन उस दिन की सभा जो थी साइंस कोर में हुई वो सिर्फ सभा जो थी वो लाइव हुई सभा। जैसे लोग जुड़ते थे कि नहीं, अपने समाज के नेता आए हुए, वो हिसाब से लोग जुड़े हुए रहते हैं आपसे। लेकिन वो माहौल ही नहीं है अभी। आप लोग नाराज है क्योंकि वो आप सिर्फ अम्बेडकर घराने का नाम लेके हो कि वो उनके नातू है करके, उनके खुद के घराने से देखो, आपका खुद ब्लड रिलेशन। आप सोच रहे भी बाबा साहब के घर
बाबा साहब का नाम खराब कर रहे हो आप। जी जी। जयश्री जी एक स्टेट में आते हैं, महाविकास आघाड़ी और महायुति। महाविकास आघाड़ी में उद्धव जी ठाकरे, शरद पवार प्लस कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं, बड़ा साहब थोड़ा नाना पटेल वगैरह जितने भी। महायुति में मोदी जी के साथ में एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार। क्या आपको लगता है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे की जो गद्दारी का जो विषय आया था बीच में, जैसे आमदार लेकर चले गए, विधायक लेकर चले गए, तो उसका असर जनता पर कितना पड़ेगा, हार या जीत में? क्योंकि पिछली बार 2019 में 48 में से 41 सीटें लोकसभा की बीजेपी गठबंधन की और 6 और 7 से महाविकास नहीं, आघाड़ी। ये तो समय वो तो था ऊपर से ही। अब सब लोग अपनी अपनी सेटिंग बराबर लगा रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है किसी ने कुछ किया होगा तो उनको तो भुगतना ही है, तो वो झुक के उनका काम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हर लोग सत्ता में जाना चाहता है, वो हिसाब से उनका काम चालू था। इसीलिए हम उनकी तरफ ख्याल नहीं दे रहे, या जनता भी उनकी तरफ ख्याल नहीं दे रही। सिर्फ कैंडिडेट कैसा है, क्या है, वर्क करेगा, या जो जनप्रतिनिधि है उनके सवाल जो है संसद में अपने ये करेगा, वो हिसाब से सब चलने वाला है। नहीं, लेकिन मेरा कहने का आप प्रश्न नहीं समझे कि देखिए, महायुति में जितने अजित पवार, फडणवीस और एकनाथ शिंदे, इनकी अगर विधायकों की संख्या देखेंगे तो 180 के ऊपर चले गए, ठीक है ना। 288 में से 180 के ऊपर चले गए, और ये मेरे ख्याल से महाविकास अगर 105 के दरम्यान सीमित हुई। तो 180 का जो प्रभाव क्षेत्र होता है विधानसभा में या लोकसभा में, तो वो लोकेलिटी के हिसाब से जो जनसंख्या है वो कहीं भारी तो नहीं पड़ रही महाविकास आघाड़ी नहीं, पर? वो ये देखो आप, पहले क्या उन्होंने सभी पक्ष फोड़े, हाँ, जो है सबको अलग अलग कर दिया कि वो भारी पड़ रही, वही हिसाब से उन्होंने फोड़ना चालू, क्योंकि उनको लगा कि अब ये इसमें क्या होगा, तो इसको सबको अलग कर दिया जाए तो ये अपने लिए फायदेमंद होगा। लेकिन लोग भी समझ गए। कल की सभा देखी आपने उद्धव जी ठाकरे की, शरद पवार चंद्र साहब की सभा जो देखी आपने, उसमें देखा होगा कि ऐसी सभा ही हुई नहीं, कितनी भीड़ थी, गेट तक, लास्ट तक, पूरे स्क्रीन तक लोग बाहर खड़े होके देख रहे थे। क्योंकि ये होने के बाद, हनुमान चालीसा होने के बाद उद्धव जी ठाकरे फर्स्ट टाइम अमरावती में आए, इसलिए लोग उनको, उनके जो थे कार्यकर्ता, वो भी उनको यानी चाहते थे कि वो भी अमरावती में आए, और वो भी स्फूर्ति से काम उनका चालू है। वो हिसाब से क्या है, उन्होंने शिवसेना फोड़ी, उन्होंने बीजेपी फोड़ी, उन्होंने राष्ट्रवादी फोड़ी, सबको अलग अलग कर दिया, और कार्यकर्ता में प्रॉब्लम आ गई ना, वो कहाँ पे काम करेंगे, जो किसके साथ काम करेंगे, अजीत जी दादा के साथ काम करे या शरद चंद्र पवार साहब के काम करे, ऐसी बात उनमें हो गई। लेकिन तभी भी सब कार्यकर्ता अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो भी हम महाविकास आघाड़ी में भी है हम, लेकिन सेटिस्फाई है, हमको इतना गारंटी है कि हम आगे चल के अच्छा काम करेंगे। जयश्री जी, एक मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है, मैनिफेस्टो। वो मैनिफेस्टो मेरे ख्याल से जितना मैंने स्टडी किया है, 1952 के पहले लोकसभा से लेकर अभी जो होने वाला 2024, इसके बीच में जितने भी मैनिफेस्टो आए होंगे, सबसे बेस्ट मैनिफेस्टो आया होगा। थोड़ा उसके बारे में आप जानकारी दीजिए, क्योंकि मैनिफेस्टो आम जनता के पास नहीं पहुंचा है, ऐसा मुझे भी देखने में आया हुआ है। उसकी जो न्याय योजना है, 5 न्याय योजना या 25 गारंटीज, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। जब मेरे जैसा व्यक्ति उसको पढ़ के उस पर इम्प्रेस होता है या अट्रैक्ट होता है, तो वो लोगों तक पहुंचने के बाद जो राहुल गांधी की जो दृष्टिकोण है, वो लोग एक्सेप्ट कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने देखा है कि अभी अमरावती की बात कर रहा हूँ, अमरावती में बहुत से जगह पर घोषणा पत्र पहुँचाने का, वो घोषणा पत्र के बारे में आप क्या बताना चाहिए? नहीं, अभी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ज़्यादा रहते हैं, उस पर तो हमने डाला ही है। एक्टिव देखेंगे आप, आज की पीढ़ी जो है वो मोबाइल के सिवा रही, उस पे ही वो सब पढ़ाई कर लेते। आजकल के लोग, बच्चों को भी ज़्यादा राजनीति में इंटरेस्ट आने लगा है कि मोदी ने ज़्यादा एक्टिव कर दिया है बच्चों को, कि आप सिर्फ दिन भर ये रहो, मोबाइल पे रहो और पढ़ो मत, सब रोजगारी बंद करो, यही काम करो। ओके, गुरुकुल योजना तो नहीं लाना चाह रहे? नहीं, वही मालूम नहीं ना, मोदी जी का क्या इतना बिजी कर दिया है बच्चों को, और बच्चों भी उनके बारे में ही बोल रहे हैं। क्योंकि देखेंगे हम, हमारे भी बच्चे वही बताते हैं कि मोदी जी हमारे साथ एक्टिव है, वो चाहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, बैठ के कंटिन्यू फोन पे रहो, गेम खेलो, और इससे बच्चे एक्टिव हो गए। वो चाहते हैं कि मोदी जी हमारे साथ पे, बच्चे पढ़ेंगे
तो वो जॉब नहीं कर पाएंगे, वो मोबाइल पे रहेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये दो मुद्दा है, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, जो पढ़े हुए बच्चे वैसे ही रहेंगे, ये बच्चे आगे जो अभी मोबाइल पे एक्टिव होंगे वो नहीं पढ़ेंगे। जयश्री जी, राहुल गांधी जी के बारे में बताइए कुछ, आपने शायद देखा हो। राहुल गांधी जी की जो पद यात्रा थी, पहली भारत जोड़ो यात्रा, पहली भारत जोड़ो यात्रा थी, वो मैं राहुल जी के साथ मिली हूँ, पातुर में अच्छी मेरी उनसे बात हुई, लेकिन अच्छा लगा। एक प्रधानमंत्री, अब देखो आप मोदी जी देखो और राहुल जी देखो, इतने बड़े घराने से उनको सिक्योरिटी है क्या? नहीं कुछ। एक टी शर्ट पे और एक पैंट और एक शूज पे वो आदमी निकलता है, ना बड़े बड़े प्लेनों में घूमता है, ना बड़े बड़े देशों में जाता है, ना बड़े लोकल एरिया। आपने भी कोई समस्या होंगी उनसे भी मिलना चाहते हैं, आप कोई कंप्लेंट या लेटर भेजो या कुछ भी भेजो, तो वो वहां तक गई तो आपको मिलने जरूर आएगी। ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को किसने अटैक किया, मुझे सिक्योरिटी होना, मैं कैसे जाऊंगा, मैं ऐसे यानी वो बात को ये नहीं करना चाहते वो कि भाई मीडिया मेरे पास आए, ये करे, वो मेरी बात मीडिया में जाए, वो नहीं चाहते। ये सब पूरी बातें जो है वो कांग्रेस ने लाई हुई है। जो आज मीडिया का यूज ज्यादा जो कर रही है वो बीजेपी कर रही है, वो हमने वो सब लाया हुआ है। राजीव गांधी को नाम लोग रखते थे कि जब राजीव गांधी थे तो वो रखते थे लोग कि अभी टीवी आ गया, मोबाइल आ गया है, लोगों की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, इतनी बड़ी समस्या वो लोग कहते थे। जब राहुल गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने जब लाया था, तो अब क्या है, अब तो आपने पूरा ही खत्म कर दिया। जो हमने किया था वो तो बेचना ही चालू कर दिया। बाकी लोगों का कैसा हुआ ये सोचे ही नहीं आपने। आप बोल रहे थे 1.5 लाख खाते में जमा होंगे, कहाँ हुए? हाँ, आप इधर का बाहर का जो काला पैसा है अपन इधर लाएंगे, मिला क्या? नहीं। रोजगारी 2 करोड़ हम बेरोजगार लोगों को रोजगारी देंगे, लाई क्या? अपने यहाँ की कंपनी जो थी, ये यहाँ से जो प्रतिभा पाटिल ने लाई थी वो आप लेके गए, गुजरात लेके गए। जो लोग पूरे रईस है उनको और रईस कर रहे हो, जहाँ कंपनी है वो हटा रहे हो, यहाँ के लोग पुणे मुंबई जा रहे, जो जहाँ की काम वाली अच्छे से लोगों को पढ़ाती है वो कैसे पढ़ाएंगे और कैसे बच्चों के रोजगार के लिए भेजेंगे? यहाँ के जो प्रॉपर लोग है वो भी चाहते हैं कि हमारे लोग बच्चों को भी अच्छा रोजगार मिले। वो कहा जाए, वो पुणे मुंबई भेज सकते हैं क्या? भेज सकते हैं क्या? मैं यही चाहती हूँ कि जो है शेतकरी, जो जिनके भरोसे अपन रहते हैं, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक जो रहती है उनको रात को मिलती है, उनको जो बैंक का जो है वो उनको मिला, सब्सिडी तो मिलती ही नहीं, छोड़ दो उसके बारे में, लेकिन जो है उनका पीक का जो उत्पादन आता है उसको देखो ना। जो सोयाबीन को भाव है वही है 2014 में था, तूर है, सोयाबीन है, जो है एज इट इज है, कोई बदलाव उसमें नहीं आया है। वो समय आपने बोला था हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें जो मोदी जी ने बोली थी वो अभी तक 10 साल में नहीं मिली है, वो इसलिए लोग नाराज है। ये जो रूट के जो होते हैं ना, वो लोगों को बहुत संभालना, आप बड़ी बड़ी जो घोषणाएं करती है वो वहाँ तक नहीं पहुँचते ना, तो वो उसमें भी वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जयश्री जी, राहुल गांधी जी के बारे में फेमस सोशल मीडिया में मीम्स चलते हैं। राहुल गांधी जी ज्योतिषी हैं, वो पहले बता देते थे भविष्य में देश में क्या होगा। जीएसटी के बारे में बताया, जीएसटी ने खत्म किया। नोटबंदी का था, नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की कश्ती डुबा दी। मतलब राहुल गांधी जो भविष्यवेता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि उनमें एक, जैसे जवाहरलाल नेहरू में एक नज़र थी भविष्य को देखने की, तो राहुल गांधी भी उसी पद पर है जवाहरलाल नेहरू जी के? क्योंकि नेहरू जी जो सोचते थे, जो देखते थे, भविष्य में वैसा ही होता था। नहीं, यही मैं कहना चाहती हूँ, सोच राहुल गांधी जी की भी वैसी ही है। वो भी चाहते हैं कि मेरा हर किसान सुखी रहे, जो है उसको जो है वो मिले। आज देखो आप, बड़ी बड़ी कंपनी वाले बड़े बड़े हो रहे, जो जिनको जरूरत नहीं है वो बड़े हो रहे, गरीबों को जो है वो कुछ नहीं मिल रहा, जो है वो वहीं पे है। उनका, राहुल जी का यही है। जो देखो जीएसटी था, जो नोटाबंदी था, ये बहुत बड़े जो मुद्दे थे, इसकी बहुत बड़ी झड़ किसको पहुंची? गरीबों को पहुंची। अमीरों को कुछ नहीं हुआ, उनका जो था वो आपने बराबर ले लिया, बराबर सेट कर दिया, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं था उसको पूरा बर्बाद कर दिया। जयश्री जी, एक राहुल गांधी से रिलेटेड सवाल है। राहुल गांधी का जो संघर्ष है, जो उन्हें पप्पू बनाने में जो करोड़ों रुपए खर्चा किया, हजारों करोड़ रुपए खर्चा किया,
लेकिन वो संघर्ष से भी निपटने के बाद जो राहुल गांधी ने ये 2 साल में जो संघर्ष किया, देश को समझने के लिए, वो संघर्ष आप अगर पीछे जाए भूतकाल में, महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ऐसे ही संघर्ष किया। तो आप राहुल गांधी जी को किसके ज़्यादा पास समझते हैं? वो समय समय की बात रहती है। वो समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी काम अच्छा किया था, लेकिन अब समय अलग है। समय अलग है। राहुल जी का जो समय है, उन्होंने भी उनके दादी को हाँ खोया है, उनके पापा को आंखों के सामने खोया है, लेकिन वो अभी भी स्टैंड है। मेरा क्या होगा वो नहीं देख रहे कि मैं मेरे घराने का वारस हूँ, ये नहीं देख रहे हो। उनका काम कंटिन्यू चालू है कि अभी भी उनको पीछे पड़े हैं ना, लेकिन उनको कोई एक उनके पीछे कोई है ना, वो अब खुद को डर रहे कि भाई ये मुझे लोग मार डालेंगे, ये वो करेंगे, मेरे घर का तो इतना बड़ा ये हो गया, ये बारे में वो बिल्कुल नहीं सोच रहे। लेकिन उनका काम कंटिन्यू चालू है। आगे का भी सोच रहे हैं कि जो मेरे साथ, मेरे दादी के साथ लोग पुराने लोग जुड़े थे, मैं अभी मेरी बात ही निकली हूँ तो मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो वो भी कहते थे कि वो जमाने में हमने इंदिरा जी गांधी के साथ कैसे काम किया, हम जेल में कैसे रहे, कि वो जेल की बात थी कि पंडित नेहरू कैसे रहते थे, यानी हम भी सुनते थे। इसलिए मेरे को भी अच्छा लगता कि नहीं कितने कि भाई आज लोग कुछ मिलता है तो राजनीति में काम करते हैं, लेकिन हमारे दादाजी ने वो समय नहीं सोचा था कि आप पूरा जो घर दार छोड़ के जो राजनीति में 2-2 महीने जेल में रहते थे। अच्छा। तो वो समय अलग था कि उसमें क्या था कि मैं खुद का नहीं देखती थी, खुद का घर नहीं देखना चाहते थे, लेकिन जो मेरा समाज के जो पूरे लोग हैं, दुनिया के लोग जो आगे अंधेरे में रहेंगे, उनके बारे में वो सोचते थे। वैसा ही जो सोचना है राहुल गांधी जी का सोचना है कि आगे चल के क्या होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं। पहले साल 70 बोलते थे कांग्रेस की, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन कांग्रेस ने किया वो तो अच्छा किया, लेकिन आप तो जो कांग्रेस ने किया वो बेचने का काम कर रहे हो। यही कहती हूँ कि नहीं, राहुल गांधी जी की जो विचार धारा जो है, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन रहते हैं, वही हिसाब से वो चल रहे हैं, और वो सब सर्वसामान्य लोगों को लेके चल रहे हैं। जो गरीब हो, सर्वसामान्य हो, अमीर हो, सबको एक ही लेके चल रहे हो। जयश्री जी, कांग्रेस में एक और बड़े लीडर का ऐसा समझो कि उदय अभी हुआ है। पिछले साल मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बने और राहुल जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के रेस में नहीं। तो आप क्या सोचते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नंबर इस बार पीएम के रूप में? वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, क्योंकि वो तो समय ही बताएगा। क्योंकि कैंडिडेट तो हर कोई चाहता है, संधि का हर एक पक्ष के 3-3, 4-4 कैंडिडेट रहते हैं, तो पार्टी बाद में सिलेक्ट करती है। जी। तो ये थे जयश्री जी वानखड़े हमारे साथ अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के इस मंच पर आपका फिर से एक बार धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा संबोधन किया। जनरली कैसा है, कांग्रेस के बारे में इतनी जानकारी रखना भी बहुत बड़ी बात है, और मेरे ख्याल से कोई बताने से पहले बहुत हिचकते हैं या फिर थोड़ा डरे रहते हैं, और आपने बहुत ही धीरे से प्रश्नों का जवाब दिया। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद।